कि नहीं? क्यों? हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ, मेरे लफ्ज़ जिगर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, मशीन इनपुट तो कंप्लीट हो गया, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा सफिशिएंसी। अब तुम कहोगे सर ये जो डेटा सफिशिएंसी है ये क्या बवाल है? हालांकि मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, है ना। तो बेटा ये जो डेटा सफिशिएंसी है ना, यही आप लोगों का टेस्ट है। डेटा सफिशिएंसी ही टॉपिक आप लोगों का टेस्ट है, क्योंकि जो डेटा सफिशिएंसी है ना वो कोई चैप्टर नहीं है। डेटा सफिशिएंसी कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। जो भी कुछ आपने रीजनिंग में अभी तक पढ़ा है, जो भी कुछ आपने रीजनिंग में अभी तक पढ़ा है, समझ रहे हो ना, जो भी कुछ आपने अभी तक रीजनिंग में पढ़ा है, जो भी कुछ रीजनिंग में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, उन सारे टॉपिक के क्वेश्चन ही डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछे जाते हैं। जो भी कुछ रीजनिंग में पढ़ा, उन सारे क्वेश्चंस, है ना, वो सारे क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में ही, सारे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी कुछ आपने रीजनिंग में अभी तक पढ़ा। यहाँ पर तो हमें बस ये सीखना है कि किस तरीके से हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, है ना, किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। मतलब हमें अपने प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमें किस कथन की जरूरत है? हमें पहले कथन की जरूरत है अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें दूसरे कथन की जरूरत है अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या फिर दोनों कथनों की जरूरत है, या दोनों में से किसी एक कथन की जरूरत है। ये चीज हम इस डेटा सफिशिएंसी के अंदर सीखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम डेटा सफिशिएंसी के अंदर सीखते हैं। चलिए साहब, एक बार देखते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी 2024, ये रहा डेटा सफिशिएंसी 2024। हम्म किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। अच्छा, जब से रीजनिंग मेंस में आई है ना, जब से रीजनिंग मेंस में आई है तब से ना डेटा सफिशिएंसी के, है ना, तब से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लगे हैं। है ना, पहले तो नहीं आते थे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, पहले तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आते थे। पहले तो डेटा सफिशिएंसी सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आती थी, लेकिन अब जब से रीजनिंग मेंस में आई है तब से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी आने लगे हैं। जितने भी एग्जाम्स है ना, हर एग्जाम में आपने देखा होगा मेंस में दो क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के पूछे जा रहे हैं। हालांकि वो जो दो क्वेश्चन होते हैं डेटा सफिशिएंसी के, वो किससे रिलेटेड होते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रिलेटेड होते हैं। आप बहुत, एक बच्चे ने लिखा आप बहुत हैंडसम है, लेकिन पता है इस बच्चे ने पहले कमेंट क्या कर दिया? सर आप बहुत टेंशन है। इसको लिखना था आप बहुत हैंडसम है, इसने लिख दिया आप बहुत टेंशन है। अरे भैया, हाँ, कैसे काम चलेगा? हम्म कैसे काम चलेगा? ऐसे मत करो बेटा। हम्म हाँ जी, बनाइए बेटा बनाइए। डेटा सफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं आंकड़े पर्याप्तता। डेटा सफिशिएंसी की हिंदी क्या बनती है? डेटा सफिशिएंसी की हिंदी बनती है आंकड़े पर्याप्तता। ये हिंदी बनती है डेटा सफिशिएंसी की। पढ़ो इस क्वेश्चन को, बनाओ बेटा।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन क्या है, सीता के पास कितनी चॉकलेट है? क्या आप बता सकते हो सीता के पास कितनी चॉकलेट है? अच्छा, सीता के पास कितनी चॉकलेट है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, है ना, सीता के पास ये आपकी बुक में है, चैप्टर क्यों नहीं है बेटा, टिटर्स विंसेंसी। सीता के पास कितनी चॉकलेट है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें किस विकल्प की जरूरत है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें विकल्प की जरूरत है? कैसे पता चलेगा सीता के पास कितनी चॉकलेट है? चलिए, पहला कथन ये है, अभी के पास 10 चॉकलेट हैं जो गीता से 5 अधिक हैं। तो बेटा, अभी के पास कितनी चॉकलेट है पता चल गया, गीता के पास कितनी चॉकलेट है पता चल गया। सीता के पास श्वेता से 2 चॉकलेट अधिक है, लेकिन सीता श्वेता के पास कितनी चॉकलेट है हमें नहीं पता। समझ रहे हो? जिसके पास गीता से 2 अधिक है, यानी कि श्वेता के पास गीता से अधिक है, तो जब गीता की चॉकलेट पता है तो श्वेता की चॉकलेट भी पता चल गया, तो फिर गीता की सीता की चॉकलेट। तो बेटा, सीता के पास कितनी चॉकलेट है पहले स्टेटमेंट से पता चल गया कि सीता के पास कितनी चॉकलेट है। बेटा, तुम्हें कंप्लीट प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंप्लीट प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कि हेलो। अच्छी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कि एग्जैक्टली सीता के पास कितनी चॉकलेट है ये बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें पता चल गया कि हाँ, पहले कथन से हमें पता चल जाएगा कि सीता के पास कितनी चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि हाँ, पता चल गया कितनी है। दूसरा स्टेटमेंट, श्वेता के पास गीता से अधिक चॉकलेट है। श्वेता के पास गीता से अधिक है, ना तो श्वेता का पता चला ना गीता का पता चला। लेकिन अभी से कम है, ना अभी का पता चला। जिसके पास 10 चॉकलेट है, अभी का तो पता है, बाकी किसी का नहीं पता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि 9 चॉकलेट है, 7 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है। बेटा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें यह बताने की आवश्यकता है कि इस प्रश्न का उत्तर पहले कथन से आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर पहले कथन से आ जाएगा, दूसरे कथन की जरूरत ही नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अरुण ने अरुण ने किस दिन छुट्टी ली? अरुण ने छुट्टी किस दिन ली, हमें यह बताना है। भैया, अरुण ने छुट्टी किस दिन ली है? अरुण डजंट टेक हिज लीव ऑन वेंसडे। बेटा, वो वेंसडे को छुट्टी नहीं लेता। तो वेंसडे को छुट्टी नहीं लेता तो हम कैसे बता देंगे अरुण ने किस दिन छुट्टी ली है? भाई, वेंसडे को छुट्टी नहीं लेता, लेकिन संडे को ले सकता है, मंडे को ले सकता है, ट्यूसडे को ले सकता है, समझ रहे हो, थर्सडे को ले सकता है, फ्राइडे को ले सकता है, सैटरडे को भी ले सकता है। अरुण टुक हिज लीव ईदर ऑन मंडे और ऑन थर्सडे। बेटा, इससे भी नहीं पता चलेगा कि अरुण ने छुट्टी कब ली। अरुण ने या तो सोमवार या गुरुवार को छुट्टी ली, और दोनों कथनों को मिलाकर भी हमें पता नहीं चल सकता कि अरुण ने छुट्टी कब ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, ना तो कथन एक ना ही कथन दो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब दोनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि अरुण ने छुट्टी कब ली है। दोनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? निम्नलिखित में से बी में ए और बी में सबसे बड़ा कौन है, मतलब ए और बी में दोनों में से बड़ा कौन है? हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में से कौन बड़ा है। तो पहले कथन से पता चलेगा ए और बी में कौन बड़ा है, या दूसरे कथन से पता चलेगा, या दोनों को मिलाकर? जल्दी से बताओ, ए और बी में कौन बड़ा है, कैसे पता चलेगा हमें? ए और बी में कौन बड़ा है, कैसे पता चलेगा?
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ए और बी में से सबसे बड़ा कौन है, कैसे पता चलेगा? ए इज ओल्डर देन सी। ए सी से बड़ा है, चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, ए सी से बड़ा है। बट नॉट ओल्डर देन बी, लेकिन जो ए है वो बी से बड़ा नहीं है। बट नॉट, बट वर्ड किसके लिए है? ए के लिए। बट नॉट ओल्डर देन बी, तो बेटा पहले स्टेटमेंट से पता चल गया ए और बी में कौन बड़ा है। डी, ई और एफ दोनों से बड़ा है। बेटा दूसरे कथन में तो ए और बी की जानकारी ही नहीं दे रखी। दूसरे कथन में तो ए और बी की जानकारी ही नहीं दे रखी। दूसरे तो यही आप लोगों का टेस्ट था, डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के अंदर पूरी रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्सड अप तरीके से पूछे जाते हैं। हर चीज पूछी जाती है इसके अंदर, है ना? हाँ जी। हाँ जी, बनाइए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। पी क्यू आर एस टी में से 5 व्यक्ति हैं। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन टी? टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं, कैसे पता चलेगा? टी से लंबे 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी। टी से लंबे, पी इज टॉलर देन क्यू। पी जो है क्यू से लंबा है। हु वॉज ओनली शॉर्टर देन पी एंड टी। देखो जो क्यू है ना, क्यू, जो क्यू है केवल 2 व्यक्ति से छोटा है। हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड बेटा क्यू के लिए है। क्यू वॉज ओनली शॉर्टर देन पी एंड टी। क्यू केवल 2 व्यक्ति से छोटा है। क्यू केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, 1 और 2। और किस किस से छोटा है? क्यू केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, पी और टी से। लेकिन हमें नहीं पता चला बेटा टी से लंबे कितने हैं, पहले स्टेटमेंट से नहीं पता चला। आर इज शॉर्टर देन पी। हु वॉज शॉर्टर देन टी? आर पी से नीचे आ रहा है, आर इज शॉर्टर देन पी। हु वर्ड पी के लिए, पी वॉज शॉर्टर देन टी। पी टी से छोटा है। सर दूसरे कथन से भी हमें नहीं पता चला, दूसरे कथन से भी हमें नहीं पता चला कि टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं। लेकिन अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं तो हमें पता चल जाएगा टी पी से बड़ा है, तो टी नंबर 1 पे आएगा, पी नंबर 2 पे आएगा। तो दोनों कथनों को जोड़कर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना? बोथ, बोथ हम आंसर दे सकते हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना? चलिए साहब।
अजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये डेटा सफिशिएंट सर कितने उस्ताद हो आप। पहले चार क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। पहले चार क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप लोग आपने सर फटाफट फटाफट सॉल्व करवा दिए। और जो पांच छह सात ये तीन टफ क्वेश्चन थे और ये हमें छोड़ दिए सर कि ये तुम सॉल्व करो। हैं सर, ये तो आप बहुत चालू हो। हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है कि ए बी सी डी ई एक इमारत में रह रहे हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल संख्या एक है, इसकी ऊपरी संख्या दो और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल संख्या पांच। तो हमें यह बताना है कि सी किस मंजिल पे रहता है। भैया, सी किस मंजिल पे रहता है ये पता लगाने के लिए हमें पहले कथन की जरूरत है या दूसरे कथन की जरूरत है। सी किस मंजिल पे रहता है ना। टोटल कितनी इमारत है? टोटल पांच मंजिला इमारत है। पांच, चार, तीन, दो, एक। ए ए डी के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। अब पता नहीं डी जो जो सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है, डी सबसे ऊपरी मंजिल पे है और इसके नीचे कहीं भी ए है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली सी किस मंजिल पे है। ई लिफ्ट्स है ना। अगला अगला क्वेश्चन, पांच, चार, तीन, दो, एक। ई लिफ्ट्स टू फ्लोर्स अबव सी। ई सी से दो फ्लोर ऊपर है ना। हु हु नीदर लिव्स इन थर्ड नॉर सेकंड। हु वर्ड सी के लिए है। सी ना तो थर्ड फ्लोर पे रहता है और ना ही सेकंड फ्लोर पे रहता है। और सी से दो फ्लोर ऊपर। ई लिव्स टू फ्लोर अबव सी। सी यहां नहीं आ सकता पांच पे भी, सी से दो फ्लोर ऊपर ही नहीं आएगा। सी चार पे भी नहीं आ सकता, सी तीन पे भी नहीं, सी दो पे भी नहीं। तो सी नंबर एक पर है। ई लिव्स टू फ्लोर अबव सी, एक दो, इससे दो फ्लोर ऊपर कौन रहता है? इससे दो फ्लोर ऊपर, इससे दो फ्लोर ऊपर ई रहता है। एग्जैक्टली सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, सी दो और तीन पे रह नहीं सकता। तो बेटा सी पहली मंजिल पे रहता है। इस बात का पता लगाने के लिए हमें किस कथन की जरूरत है? ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए साहब, क्वेश्चन क्या पूछा है? 19 व्यक्तियों की एक सीधी पंक्ति में एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बेटा 19 लोग हैं एक पंक्ति में, तो हमें बताना है 19 में से 19 व्यक्ति हैं एक सीधी रेखा में। 19 व्यक्ति हैं एक सीधी रेखा में, तो एल और के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? एल और के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना है। तो y स्टैंड्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। y है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर है, यानी कि y की वैल्यू 1 है। ओनली 5 पर्सन स्टैंड बिटवीन y एंड k। y और k के बीच में 5 पर्सन है, तो y और k के बीच की दूरी 6 है। ओनली 6 पर्सन स्टैंड बिटवीन k एंड r। तो k और r के बीच की दूरी कितनी है? k और r के बीच की दूरी है 7। k और r के बीच की दूरी 7 है। ओनली 4 पर्सन लिव्स बिटवीन आर एंड एल। अब बेटा हम ये डिसाइड नहीं कर सकते एल को मैं लेफ्ट पे ले जाऊं या राइट पे ले जाऊं, तो पहले कथन से हम ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि एल की पोजीशन डिफाइन नहीं होगी कि लेफ्ट है कि राइट है। जे स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लाइन। जे एकदम बीच में खड़ा है, यानी कि 19 व्यक्ति हैं, तो जे का जो स्थान है वो 10वां है। 10वां लेफ्ट से, 10वां राइट से। अगर 19 व्यक्ति हैं तो जे 10वें स्थान पर है। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन आई एंड जे। अब हमें ये नहीं पता कि आई और जे में से आई को मैं लेफ्ट में बैठाऊंगा या राइट में बैठाऊंगा। ओनली 5 पर्सन स्टैंड बिटवीन आई एंड एल। आई स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। आई स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। के स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। के स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जे के थर्ड लेफ्ट में के स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। के स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे के थर्ड लेफ्ट। हमें बताना है एल और के बीच में कितने हैं। एल और के बीच में कितने हैं? तो यहां पर भी बेटा एल की पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट से भी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मान लो इन दोनों स्टेटमेंट को हम मिला दें, अगर इन दोनों जानकारी को मिला दें तो क्या हमें पता पड़ पाएगा कि एल और के बीच में कितने हैं? सर अगर मैं इन दोनों कथनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों कथनों की जानकारी को जोड़ दूं तो भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आई और जे के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो आई की पोजीशन बेटा लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। आई, जे और एल दोनों स्टेटमेंट को भी मिलाकर, है ना, दोनों को भी मिलाकर हम नहीं बता सकते हैं। दोनों कथनों को भी मिलाकर हम नहीं बता सकते हैं। दोनों कथनों को जोड़कर भी हम नहीं बता सकते हैं। कथन एक में दिया गया डेटा के लिए प्रश्न का उत्तर नहीं 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 नहीं, नहीं।
ये रहा द डेटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथनों को मिलाकर भी हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पा रहा ना। ओनली 6। अच्छा, एक सेकंड, दोनों कथनों को एक बार जोड़ के देखते हैं दोबारा, क्या पता हमसे कोई गलती हो गई है। मैं एक सेकंड दोबारा से ना इन दोनों कथनों को जोड़ कर देखता हूँ। क्या दोनों कथनों को जोड़ कर देखो, एक सिंगल कथन से तो आंसर आ नहीं सकता, मैं दोनों कथनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। y स्टैंड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, y जो है एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर है, तो y की जो वैल्यू है वो 1 है, y की वैल्यू 1 है। ओनली 5% स्टैंड बिटवीन y एंड k, तो y और k के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 व्यक्ति हैं तो दूरी 6 की हो गई। ओनली 6% स्टैंड बिटवीन k एंड r, k और r के बीच में 6 व्यक्ति हैं तो r की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 हो गई। ओनली 4% स्टैंड बिटवीन r एंड l, r और l के बीच की दूरी, r और l के बीच की दूरी 5 है, r और l के बीच की दूरी 5 है। चलिए, j स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन, तो j बेटा 1 और 6 7, 7 और 3 10, यहाँ पर कौन है? j, तो ये डिस्टेंस 3 की है, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, ये टोटल डिस्टेंस 7 थी, 7 में से 3 गए तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 4 की बची। ठीक है। ओनली 2% स्टैंड बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच की दूरी 3 है, आई और जे के बीच की दूरी कितनी है? ओनली 2% स्टैंड बिटवीन आई एंड जे, तो बेटा आई कभी भी यहाँ नहीं आ सकता, आई कभी भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी के है, तो आई यहाँ आएगा। आई और जे के बीच की दूरी कितनी है? 3 है, क्योंकि इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी 3 है। 5% स्टैंड बिटवीन आई एंड एल, आई और एल के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो आई और एल की बीच की दूरी, आई और एल के बीच की दूरी कितनी है? आई और एल के बीच की दूरी 6 है। बेटा आर और एल के बीच की दूरी 5 है, आई और एल के बीच की दूरी 6 है, आई और एल के बीच की दूरी 6 है। इसका मतलब अगर मैं एल को यहाँ बैठा दूं, है ना, तो आर और एल के बीच की दूरी 5 है और आई और एल के बीच की दूरी बिल्कुल डेफिनेटली 6 है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हमें पता चल जाएगा। द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथनों को जोड़कर, हाँ, दोनों कथनों को जोड़कर, दोनों कथनों को जोड़कर हम बता सकते हैं, दोनों कथनों को, है ना। 15 दिसंबर का न्यू बैच लाइव नहीं आ रहा बेटा, 15 दिसंबर से शुरू नहीं हुआ बैच, आज से शुरू होगा। आज 20 तारीख है, आज से शुरू होगा, 15 दिसंबर से शुरू नहीं हुआ है बैच, बैच आज से शुरू होगा। ठीक है, और बेसिकली क्लासेस मंडे से लगेंगी। टोटल लोग 19 है, तो जे मिडिल में कैसे हो गया बेटा? 9 इधर 9 इधर, 9 और 9 इधर, तो जे 10वां हो गया ना। जे जो है लेफ्ट हैंड से भी 10th पोजीशन पर है और राइट हैंड से भी 10th पोजीशन पर है। बेटा ऑड नंबर ऑफ पर्सन में तो ठीक बीच में आ सकता है, ऑड नंबर ऑफ पर्सन में तो ठीक बीच में आ सकता है। एक वृत्त के चारों ओर खड़े 6 व्यक्तियों में से कुछ का मुख केंद्र की ओर है, अन्यों का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। ई के संदर्भ में ए का स्थान बताओ। बेटा ई के संदर्भ में ए का स्थान क्या है बताओ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए देखो किस स्टेटमेंट की जरूरत है ना। टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें नहीं पता उनका फेस कहां पर है। सी स्टैंड टू द राइट ऑफ ई, ई फेसेस आउटसाइड, ई का जो फेस है वो केंद्र से बाहर है, और सी स्टैंड सेकंड टू द राइट, ई के सेकंड राइट में कौन है? सी। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड बी। बेटा सी जो है वो डी और बी के बीच में है। अगर सी डी और बी के बीच में है तो इस तरीके से डी और बी की पोजीशन बनेगी। एफ स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, अगर डी यहां पर है तो एफ यहां पर आ जाएगा, है ना, और अगर डी यहां पर है तो एफ यहां आ जाएगा। एफ डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई। अच्छा, डी का फेस बाहर है, अगर डी का फेस बाहर है तो डी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि डी के सेकंड लेफ्ट पे, डी के सेकंड लेफ्ट पे कभी एफ नहीं आ सकता। तो डी का फेस बाहर है तो डेफिनेटली डी यही है। अगर डी का फेस बाहर है तो डेफिनेटली डी यही है। डी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? डी के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, डी के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, और बचा कौन? ए। बचा कौन? ए। डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई। ई के संदर्भ में ए का स्थान क्या है? ई के संदर्भ में ए, तो बेटा ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पहले स्टेटमेंट से पता चल गया,
एक दो तीन चार पांच छह। दूसरा स्टेटमेंट है बी और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। बी और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो बेटा बी और ई यहाँ बैठेंगे। बी और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। बी और ई दोनों का मुख बाहर की ओर है। बी और ई दोनों का मुख बाहर की ओर है। ई डी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है डी और एफ के बीच में, अगर ये डी तो ये एफ, अगर ये डी तो ये एफ, है ना। बी सी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है। बी सी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है वो सी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर डी यहाँ आएगा तो ए यहाँ आएगा, और अगर डी यहाँ आएगा तो ए यहाँ आएगा। तो कहने के संदर्भ में, कहने का मतलब यह है ई के संदर्भ में ए का डेफिनेट स्थान नहीं है। ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। तो दूसरे कथन से आंसर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से ही, है ना, है ना। स्क्रीन लाइट के लिए कौन से गॉगल्स यूज करें? अरे यार, एंटी ग्लेयर आते हैं, एंटी ग्लेयर आते हैं स्पेक्ट्स। एंटी ग्लेयर स्पेक्ट्स आते हैं। चलिए साहब बताइए इस प्रश्न का उत्तर तो जल्दी से। नो नो, ना बोतल से पीता हूँ मैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बताओ आप लोग, हैं? अब बताओ एक्स एन से किस प्रकार संबंधित है? बताओ एक्स एन से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन? एक्स एन से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन? एक्स इज द मदर ऑफ जे, टी इज मैरिड टू जेड, एन इज डॉटर ऑफ जेड, है ना। एक्स और एन का संबंध क्या है ये बताओ। एक्स और एन का संबंध क्या है? एक्स और एन का संबंध क्या है? एक्स जो है जे की माँ है। जे की माता जी कौन है? जे की माता जी एक्स है। टी का विवाह जेड से हुआ है। टी और जेड विवाहित है। एन टी की बेटी है। टी की बेटी कौन है? एन है। जेड जे का भाई है। जेड भाई साहब है ये, फिर तो बहन जी मतलब ये इनकी पत्नी हो जाएंगे। और ये किसका भाई है? जे का भाई है। हाँ। तो बेटा ये बताओ एक्स का एन से क्या संबंध है? बिल्कुल इसके पिता की माँ। और पिता की माँ कौन हो गई? एक्स एन की दादी हो गई, दादी। तो पहले स्टेटमेंट से हमें पता चल गया। जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमें पता चल गया एक्स का एन से क्या संबंध है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक्स इज मैरिड टू वाई, एक्स की वाई से शादी हुई है। वाई इज द फादर ऑफ जे, वाई जे के पिताजी हैं, तो ये माता जी हैं। जे इज मैरिड टू एल, जे की शादी, अभी जे का जेंडर तो हमें पता नहीं है। जे इज द अंकल, अंकल का मतलब मेल, जे इज द अंकल ऑफ एन, एल हैज नो सिबलिंग। तो बेटा एक्स का एन से क्या संबंध है? जे इज द अंकल ऑफ एन।
ये अंकल जी हैं। अब जे एन का चाचा है। चाचा चाचा मतलब जे किसका चाचा है, एन का। एन इसके भाई का बच्चा है। एन इसके भाई का बच्चा है। तो बेटा एक्स का एन से क्या संबंध है, इसके पिता की माँ दादी। तो बेटा दूसरे स्टेटमेंट से भी पता चल गया एक्स एन की कौन है, पहले स्टेटमेंट से भी पता चल गया एक्स एन की कौन है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ, जिसने अभी ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम ऐसे ही समझ लो फिलहाल। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आंसर दे सकता है। चलिए साहब, बताओ सबसे महंगा मोबाइल किसके पास है? सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है, जल्दी से बताओ। इनमें से सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है, ये बताओ। सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है, ये बताओ आप लोग। जल्दी से बताओ, सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टी केवल दो मोबाइल से महंगा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। जो नंबर एक पे है वो सबसे महंगा। टी केवल दो मोबाइल से महंगा है, तो टी का नंबर चार है। टी जो है केवल दो से महंगा है। एस आर से महंगा है। एस आर से महंगा है, लेकिन सबसे महंगा नहीं है। लेकिन जो एस है वो नंबर एक पे नहीं है। वी केवल डब्ल्यू से महंगा है। वी केवल एक से महंगा है डब्ल्यू से। वी केवल एक से महंगा है डब्ल्यू से। देखो एस आर से महंगा है, लेकिन एस सबसे ऊपर नहीं है, तो एस आर यहाँ आएंगे। तो बचा कौन, यू। तो हमें पता चल गया सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है। हमें पता चल गया सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है। चलिए साहब, टी केवल दो मोबाइल से सस्ता है। टी केवल दो से सस्ता है। टी नंबर तीन, टी केवल दो से सस्ता है। वी डब्ल्यू से महंगा है। वी डब्ल्यू से महंगा है, तो वी ऊपर, लेकिन टी से सस्ता है, लेकिन टी से नीचे। टी आर से सस्ता है, यानी कि टी से ऊपर कौन है, आर है। एस यू से सस्ता है। एस यू से सस्ता है। यू ऊपर, एस नीचे। सर पता ही नहीं चलेगा सेकंड स्टेटमेंट से। केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें पता चल गया, केवल और केवल ओनली द डेटा इन द स्टेटमेंट, द डेटा इन द स्टेटमेंट, द डेटा इन द स्टेटमेंट first alone sufficient to answer the question. The data in the statement first alone sufficient to answer the question, while the data in the statement second not sufficient to answer the question. S is cheaper than U, है ना? चलिए बताइए बेटा। बनाइए जल्दी से।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हु इज द हाईएस्ट, हु इज द लाइटेस्ट अमंग ए बी सी डी ई? ए बी सी डी ई में से सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का कौन है ए बी सी डी ई में से? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये सबसे हल्का है, ये सबसे भारी है। तो डी इज हैवियर देन सी। डी सी से भारी है, डी सी से ऊपर है, एंड लाइटर देन ए, लेकिन डी ए से हल्का है। पहले स्टेटमेंट से पता ही नहीं चला कौन है सबसे हल्का। बी इज हैवियर देन ओनली ई। वी केवल एक व्यक्ति से भारी है, बी केवल एक व्यक्ति से भारी है ई से। तो हु हु इज द लाइटेस्ट अमोंग, इन सब में सबसे हल्का कौन है? देखो, बी केवल और केवल ई से भारी है, बी केवल और केवल ई से भारी है, बाकी सबसे हल्का है बी। तो सबसे हल्का कौन है? तो सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चल गया, है ना। सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चल गया, द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बेटा 9 में 1 का यूज कैसे कर सकते हो? यार दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर थोड़ी, तुमने जब पहले स्टेटमेंट से आंसर आ गया तो दूसरे स्टेटमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। देखो, डेटा सफिशिएंसी में क्या करते हैं, सबसे पहले ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन है जब पहले कथन से आंसर आ जाए, दूसरे से आंसर ना आए। ये ऑप्शन है जब पहले से आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से आ रहा है। ये है जब पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है। ये पहले से नहीं आ रहा, दूसरे से नहीं आ रहा, दोनों को मिलाकर भी नहीं आ रहा। समझ रहे हो? पहले से नहीं आ रहा, दूसरे से नहीं आ रहा, दोनों को मिलाकर आ गया। तो सबसे पहले एग्जाम में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना होता है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ जाता है ना, आ जाता है, तो फिर हम दूसरा स्टेटमेंट अलग से चेक करते हैं अकेला। या तो इससे आंसर आ जाएगा तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर दूसरे से आंसर नहीं आएगा तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ओनली फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल ओनली सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब आप पहला स्टेटमेंट यूज करोगे तो हो सकता है आंसर ना आए, फिर हम दूसरा स्टेटमेंट यूज करेंगे, है ना। या तो उससे आंसर आ जाएगा, तब हम करेंगे ओनली सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर दूसरे से आंसर नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर चेक करेंगे। या तो आंसर नहीं आएगा तो बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या फिर आंसर आ जाएगा तो बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो 5 प्रकार के विकल्प बनते हैं। या तो अकेले पहला कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होता है, या फिर अकेला दूसरा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होता है, या फिर या तो पहले से आंसर ले लो या दूसरे से, दोनों ही पर्याप्त है अलग अलग, है ना। ये 3 ऑप्शन हो गए। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होता है वो होता है दोनों को मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसके बाद जो ऑप्शन है, अच्छा, ऑप्शन दोनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, या दोनों को मिलाकर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ना, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, एक तो ऑप्शन ये है। और एक ऑप्शन ये है, बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये वाले विकल्प पता है कब चेक किए जाते हैं? ये वाले ऑप्शन तब चेक किए जाते हैं जब पहले कथन से आंसर निकाला, आंसर नहीं आता, दूसरे कथन से आंसर निकाला, आंसर नहीं आया, तब हम ये वाले विकल्प चेक करेंगे, ये वाले विकल्प। अब हम क्या करेंगे, दोनों जानकारी को मिला देंगे, दोनों जानकारी को मिलाकर हम आंसर निकालेंगे। या तो दोनों जानकारी को मिलाकर आंसर आ जाएगा, या फिर दोनों जानकारी को मिलाकर आंसर नहीं आएगा। तो इन ऑप्शंस को तब चेक किया जाता है जब अकेले अलग अलग दोनों कथनों से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। जब अलग अलग दोनों कथनों से हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तब हम ये टुगेदर वाला ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो बेटा 10 में ना बोथ की हमें जरूरत ही नहीं है। बोथ, जब हमारा अकेले कथन दूसरे से आंसर आ गया तो पहले कथन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ओनली सेकंड सफिश, केवल दूसरा ही अकेला पर्याप्त है, पहले की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ, पहले की आवश्यकता कहाँ है तुम्हें? हम बोथ ऑप्शन क्यों चूज करें? बोथ ऑप्शन तब चूज करते हैं ना जब दूसरे से आंसर नहीं आता, तब हम दोनों जानकारी को मिला देते हैं। भाई अगर अकेला दूसरा काम नहीं कर पा रहा, तभी तो हमें दूसरे दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोनों की एक साथ जरूरत कब पड़ेगी? दोनों कथनों की एक साथ जरूरत तब पड़ेगी जब दोनों ही आंसर देने में फेल हो गए।
ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया, तब हमें दोनों कथनों की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें दोनों कथनों की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो जी? तो ये था डेटा सफिशिएंसी, जो कि हो चुका है कंप्लीट। बस मेरे को यही समझाना था डेटा सफिशिएंसी में। बाकी अब हमारी जो मुलाकात होगी वो मंडे को होगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो मंडे को हमारी मुलाकात होगी ना बाबू, जो मंडे को हमारी मुलाकात होगी, पता है, वो हमारे ओरिजिनल टाइमिंग पर होगी। जो हमारा ओरिजिनल टाइम था इस बैच का, इस बैच का ओरिजिनल टाइम क्या था? 2:30 बजे। तो मंडे को मुलाकात हमारी होगी 2:30 बजे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल। वीकेंड का वार एंजॉय करो आज। ठीक है, चलिए, क्या करोगे सैटरडे संडे? बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।